लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड को कैसे समझा जाए? देखिए, अभी आपने बॉडी फ्लूइड्स में दो फ्लूइड्स होते हैं, एक ब्लड और एक दूसरा लिम्फ। ब्लड तो आपने पढ़ लिया और ब्लड से रिलेटेड कुछ बातें भी जान ली। लिम्फ जो है ये दूसरा बॉडी फ्लूइड है, इसको हिंदी में लसिका बोलते हैं। इसके बारे में क्या समझा जाए? एनसीईआरटी ने बहुत कम दे रखा है, इसे उतना ही जानते हैं। लिम्फ को समझने के लिए थोड़ा सा तुमको जो है एक डायग्राम से हम समझाते हैं, इसकी फोटो ले लेना, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लिम्फ को समझना है तो एक डायग्राम हमारे पास बढ़िया है, उससे बहुत जल्दी समझ जाओगे। ये इधर देखो, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है जरा समझो। ये हार्ट है। हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी को पंप करता है। इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के जरिए जाता है एओर्टा के जरिए। एओर्टा सबसे मोटी धमनी होती है। हार्ट से जो मोटी सी धमनी निकलती है, आर्टरी, उसे क्या बोलते हैं? उसे एओर्टा बोलते हैं। तो एओर्टा, ये एओर्टा निकली, ठीक है। एओर्टा बढ़ जाती है आर्टरीज में। एओर्टा थोड़ी आगे चल के पतली हो जाती है, इससे ढेर सारी शाखाएं निकलती हैं। एओर्टा से पतली होती हैं आर्टरीज। आर्टरीज में बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं और पतली हो जाती हैं। इन्हें आर्टीरियोल कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? आर्टीरियोल। आर्टीरियोल्स। आर्टेरियोस और पतली हो जाती है, इनमें पतली पतली शाखाएं निकलती, बनती हैं कैपिलरीज। ये है कैपिलरीज। तो हार्ट से सबसे मोटी जो धमनी निकलती है उसे एओर्टा कहते हैं। एओर्टा से जो पतली शाखाएं निकली आर्टरीज हैं। आर्टरी से पतली शाखाएं निकली आर्टेरियोल से। आर्टेरियोल से पतली ब्रांचेस निकली कैपिलरीज सबसे पतली होती है। गैसेस एक्सचेंज कैपिलरीज के थ्रू होता है। ये कैपिलरीज है, ये है कैपिलरीज। तो कैपिलरी के जरिए, ब्लड के जरिए क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के जरिए मान लो ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन कैपिलरीज के जरिए, ये कैपिलरीज है, ऑक्सीजन कैपिलरीज के जरिए टिश्यू में चली जाती है और वहां पे शुरू करती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद पैदा होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि ब्लड अब गंदा हो जाता है। रेड से ब्लू हो गया। ये भी कैपिलरीज हैं और ये भी कैपिलरीज हैं। तो ऑक्सीजन कैपिलरीज के जरिए डिफ्यूजन के द्वारा आसपास की सेल्स या टिश्यूज में ऑक्सीजन चली जाती है। ऑक्सीजन हो गई, ग्लूकोज हो गया, ये सेल्स या टिश्यूज के अंदर चला गया। सेल्स और टिश्यूज में ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई, जिससे ब्लड गंदा हो गया। तो ये आ गई कैपिलरीज। इधर भी हो गई कैपिलरीज। कैपिलरीज सबसे पतली होती हैं, कैपिलरीज से मोटी होती हैं। कैपिलरीज से गंदा खून आएगा वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वेन्स में। वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वेना केवा में। वेना केवा सबसे मोटी होती है। सबसे मोटी शिरा क्या है वेना केवा? ये है लार्ज वेन, वेना केवा। तो इस तरीके से सर्कुलेशन होता है। जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है, ठीक है। ये तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने बताया तुम्हें, रुधिर परिसंचरण तंत्र है। लेकिन बॉडी में हमारे एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। ये हरे से दिखा रखा है इसमें। अब होता क्या है जरा समझना। ब्लड जो है हार्ट से आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके जरिए? एओर्टा के जरिए। ये एओर्टा है। एओर्टा के जरिए ब्लड आया आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल से कैपिलरीज में। अब जरा समझना, कैपिलरीज के आसपास होते हैं टिश्यूज।
कैपिलरीज के आसपास क्या पाए जाते हैं? टिश्यूज। कैपिलरीज के आसपास होते हैं टिश्यूज, बॉडी टिश्यू। अब होता क्या है, कैपिलरी से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ऑक्सीजन है और कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, WBC है, ये सारी चीजें निकल करके सेल्स के बीच बीच में आ जाती है, टिश्यू की सेल्स के बीच बीच में आ जाती है। तो ब्लड कैपिलरी से निकलती हैं कुछ चीजें, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे ग्लूकोज है, जैसे हार्मोन्स है, जैसे WBC है। क्या चीज नहीं निकलती? RBC नहीं निकलती और बड़े साइज की प्रोटीन, एल्ब्यूमिन वगैरह, ये नहीं निकलती। कैपिलरी से छन करके कैपिलरी की दीवार एकदम पतली होती है, स्क्वामस एपिथेलियम की। बहुत सारी चीजें छन करके पहले कहां आएंगी? पहले टिश्यू के अंदर थोड़ी ना चली गई, टिश्यू की सेल्स के बाहर रहती हैं, और टिश्यू की सेल्स के बाहर जो जमा हो जाती है इसे कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड, इसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। अब ऑक्सीजन को टिश्यू के अंदर जाना है, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, WBC को यहां से निकल के ब्लड कैपिलरी से टिश्यू के अंदर जाना है, तो इसी टिश्यू फ्लूइड के थ्रू जाएंगे। किसके थ्रू? इसी टिश्यू फ्लूइड के थ्रू जाएंगे। तो टिश्यू फ्लूइड वो जरिया है जिसके जरिए ब्लड से बहुत सारी चीजें, ब्लड कैपिलरी से बहुत सारी चीजें निकल के इसी टिश्यू फ्लूइड के जरिए टिश्यू में जाती हैं, टिश्यू में जाती हैं। तो समझ में आया टिश्यू फ्लूइड क्या है? टिश्यू फ्लूइड कैसे बनता है? ब्लड कैपिलरी से बहुत सारी चीजें बाहर निकली, इसमें प्लाज्मा भी है, इसमें WBC है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, विटामिन्स है, हार्मोन्स है। ये कैपिलरी से बाहर निकल के आता है, सेल्स के बीच में जमा हो जाता है, इसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। जो कुछ भी एक्सचेंज होगा, अदला बदली होगी ब्लड और टिश्यू के बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में जो भी अदला बदली होगी वो इसी टिश्यू फ्लूइड के जरिए होगी, इसी टिश्यू फ्लूइड के जरिए होगी। इस टिश्यू फ्लूइड में दो बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती, RBC नहीं होती और बड़े साइज की प्रोटीन नहीं होंगे, तो इसका रंग सफेद होता है। टिश्यू फ्लूइड का कलर कैसा है? व्हाइट होता है, कलरलेस ही कह लो। अब होता क्या है, लगातार कैपिलरी से ये जो टिश्यू, लगातार ब्लड कैपिलरी से प्लाज्मा, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो आ रहे हैं, जो टिश्यू फ्लूइड बना रहे हैं, टिश्यू की सेल्स के बीच में जो जमा हो रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड बन रहा है, ये टिश्यू फ्लूइड लगातार बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। इस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है लिम्फेटिक सिस्टम, ये हरा वाला लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम जो टिश्यू फ्लूइड है इसको अपने अंदर ले लेता है और ले जाकर के मेजर वेन यानी वेना केवा में डाल देता है। किस में डाल देता है? वेना केवा में फिर से डाल दिया। वेना केवा को मेजर वेन कहते हैं, ये मेजर वेन्स है। तो इसलिए टिश्यू फ्लूइड यहां पर बढ़ता नहीं है। टिश्यू फ्लूइड जो कि ब्लड कैपिलरी से निकल करके आया है, टिश्यू की सेल्स के बीच में जमा हो गया है, ये बढ़ने ना पाए तो लिम्फेटिक सिस्टम उसे कलेक्ट कर लेता है। ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम इसको वेना केवा में यानी मेजर वेन में फिर से डाल देती है। जब ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जाता है, अब लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? लसिका तंत्र। लसिका तंत्र में लसिका वाहिनियां होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स वैसे ही होती हैं, जैसे यहां पर पतली हैं, थोड़ी मोटी, फिर और ऐसे यहां पर भी होती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में भी तरह तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। जब ये टिश्यू फ्लूइड इन लिम्फ वेसल के अंदर आ जाता है, इन लिम्फ वेसल्स के अंदर आ जाता है, तो उसे लिम्फ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। ये टिश्यू फ्लूइड किसके अंदर आ गया? लिम्फेटिक वेसल के अंदर, लसिका वाहिनियों के अंदर, तब उसे लिम्फ कहा जाता था। क्या बोलते हैं? लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स भी होते हैं। इसका फंक्शन वहां पे हमने बताया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, वहां पे देख लेना, यहां पे नहीं दे रखा है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है?
लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ आता है, लसिका, लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं, लसिका वाहिनियां, और लिम्फ नोड्स, लसिका ग्रंथियां, लिम्फ नोड्स। समझ में ये हो गया? मैंने सब बता दिया जो जितना एनसीईआरटी में लिखा है, वो एक बार पढ़ लेते फिर समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम का फोटो ले लो इससे। बायोलॉजी को रटने का प्रयास मत करना, एक बार समझ करके रटना, कायदे से समझ करके याद करोगे, भूलोगे नहीं कभी, जल्दी नहीं भूलोगे एकदम, और तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा सवाल सब सही हो जाएगा। हो गया? तो ब्लड कैपिलरी से क्या क्या बाहर निकल करके आया? आरबीसी और बड़े प्रोटीन को छोड़ करके लगभग सब निकल आता है। टिश्यू की सेल्स के बीच में आ गए, से क्या बोलोगे? टिश्यू फ्लूइड। लगातार टिश्यू फ्लूइड जमा होता जा रहा है, इसको कलेक्ट कर लेता है कौन? लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे ही टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आता है तब उसे लिम्फ कहते हैं, तब उसे लिम्फ कहते हैं। जमा ना होने पाए लिम्फ, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम इसको ले जाके कहां डाल देता है? मेजर वेन्स यानी वेना केवा में डाल देगा। ठीक, पढ़ लेते हैं हम। As the blood passes through capillaries and tissues, वो डायग्राम याद रखना, बिल्कुल सेम वही डायग्राम। जैसे ही ब्लड पास होके कैपिलरीज में आता है, टिश्यूज के पास, कैपिलरीज के पास टिश्यूज हैं, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces between the cells of tissues, leaving the larger protein and most of the formed elements in the blood vessels। तो ब्लड कैपिलरी से लगभग सारी चीजें बाहर आ जाती हैं, ब्लड कैपिलरी से लगभग सारी चीजें आ जाती हैं कोशिकाओं के बीच में, लार्जर प्रोटीन, बड़े साइज की प्रोटीन को छोड़ करके, और फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, प्लेटलेट वगैरह को छोड़ के डब्ल्यूबीसी आ जाती है। लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी होती है। दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। जो कैपिलरी से फ्लूइड बाहर निकल के सेल्स के बीच में आ गया है, इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। टिश्यू फ्लूइड के अंदर वो सारे मिनरल्स होते हैं, टिश्यू फ्लूइड के अंदर वो सारे मिनरल्स होते हैं जो ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। बस खाली क्या नहीं होगा टिश्यू फ्लूइड में? बड़े साइज की प्रोटीन्स हैं, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे आरबीसी वगैरह नहीं होती। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस, न्यूट्रिएंट्स का मतलब ग्लूकोज, गैसेस का मतलब ऑक्सीजन। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड दी सेल्स, ब्लड और सेल्स के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है, अदला बदली, ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, इसी टिश्यू फ्लूइड के जरिए होता है, इसी टिश्यू फ्लूइड के जरिए होता है। एन इलाबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड दी, इलाबरेट कहते हैं वृहद, वृहद का मतलब बहुत ज्यादा, वृहद जाल, नेटवर्क कहते हैं जाल। एक वृहद जाल, इलाबरेट नेटवर्क पाया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ वेसल्स होती हैं, दे कलेक्ट दिस फ्लूइड, ये इस फ्लूइड को कलेक्ट कर लेती हैं, टिश्यू फ्लूइड को, एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन, और मोटी वाली शिरा में डाल देती हैं। मोटी वाली शिरा किसमें? वेना केवा में डाल देती हैं, ताकि ये टिश्यू फ्लूइड ज्यादा जमा ना होने पाए। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, अब ये टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर मौजूद है, लिम्फ वेसल के अंदर, तब उसे क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड, क्योंकि आरबीसी तो होता नहीं इसमें, ये कलरलेस होता है। इसमें विशेष प्रकार की लिम्फोसाइट्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी के लिए होती हैं, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए होती हैं, जिसमें बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, और टी लिम्फोसाइट सीधे लड़ती हैं। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स हार्मोन, इस लिम्फ के अंदर न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन वगैरह भी होते हैं, और हार्मोन्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं। एक तो ये पार्ट हो गया। एक लाइन और इसने लिखी है अलग से, ये हटा दे तुम्हारे से
डाइजेशन हट गया ना तुम्हारे सिलेबस से। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार अंदर की, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की दीवार पर जो कुछ उंगलियों जैसे ये प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको विलाई कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? विलाई कहते हैं। और इन विलाई के ऊपर छोटे छोटे माइक्रो विलाई होते हैं। विलाई के ऊपर छोटे छोटे माइक्रो विलाई होते हैं। ये माइक्रो विलाई और माइक्रो विलाई करते क्या है? हमारी आंत के अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि जो भोजन पचा हुआ भोजन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। डाइजेस्टेड फूड को अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर की दीवार पे विलाई और माइक्रो विलाई होते हैं। ये जो विलाई होते हैं इनके अंदर एक बड़ी सी वेसल्स पाई जाती है, एक बड़ी सी लिम्फ वेसल अंदर होती है। एक बड़ी सी लिम्फ वेसल होती है, इस लिम्फ वेसल को लैक्टील कहते हैं और ये फैट का एब्जॉर्प्शन करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ये लिम्फ वेसल फैट को एब्जॉर्ब करती है। फैट व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट, दूध जैसा व्हाइट, तो इनका भी कलर दूध जैसा व्हाइट होता है, तो इन्हें लैक्टील कहते हैं। लैक्टील का मतलब व्हाइट। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टील्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। इंटेस्टाइन के विलाई में जो लिम्फ वेसल्स होती हैं बड़ी वाली, इनको लैक्टील बोलते हैं। क्योंकि ये लैक्टील क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये व्हाइट कलर की हो जाती हैं। किस वजह से? ये फैट को एब्जॉर्ब करते हैं। किसको? फैट को एब्जॉर्ब करने की वजह से चर्बी जैसी सफेद दिखती है। तो इन लिम्फ वेसल को कहते हैं लैक्टील। तो लैक्टील्स कहां होती हैं? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई के अंदर होती है। ये लैक्टील्स एक तरह की लिम्फ वेसल्स हैं जो फैट को अवशोषित करती हैं, वसा का अवशोषण करती हैं। फैट को एब्जॉर्ब करने से इनका कलर कैसा हो जाता है? व्हाइट। व्हाइट होने की वजह से लैक्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टील। ये हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। कर ले जाओगे? ये थोड़ा टेढ़ा था इसमें एनसीईआरटी में, कोशिश करना। अब आते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। दोनों तरह का, अभी देखो हमने क्या, इस चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स तो हो गया, ब्लड भी हो गया, लिम्फ भी हो गया। अब सर्कुलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेशन। हटा रहा हूं। सर्कुलेटरी पाथवे दो तरह के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड पाथवे। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे जो है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में होता है। इसमें हार्ट जो ब्लड पंप करके आगे भेजता है वो एक बड़े से कमरे में आके जमा हो जाता है। टिश्यूज और ऑर्गन इस ब्लड में डूबे रहते हैं। इसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं क्योंकि यहां पर ब्लड वेसल्स का जाल नहीं होता। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड नहीं बहता। कॉकरोच में हमने बताया था, शायद तुम्हें याद हो, 13 चेंबर का हार्ट था स्पीड के ऊपर, और ब्लड को हार्ट एंटीरियरली पंप करता है आगे। केवल एक ही एओटा होता है, इंटीरियर एओटा, एक ही धमनी है उसके बाद बस। एंटीरियर एओटा की मदद से कॉकरोच ब्लड को आगे की तरफ पंप करता है एंटीरियरली, और ब्लड पीछे की तरफ आकर के साइनसेस यानी हीमोसील के अंदर जमा हो जाता है, और इसी ब्लड के अंदर डूबे रहते हैं इसके टिश्यूज और ऑर्गन। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। कहां पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा यानी कॉकरोच में, मोलस्का यानी स्नेल वगैरह में। ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल। हार्ट ने ब्लड को पंप किया, एक ही वेसल होती बस। ब्लड एक लार्ज वेसल के जरिए आकर के पीछे स्पेसेस में जमा हो जाता, जिन्हें साइनसेस कहते हैं। तो ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पासेस थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू स्पेसेस कॉल्ड साइनसेस। हमने 3 तरह के साइनस बताए थे, कार्डियक साइनस, विसरल साइनस और न्यूरल साइनस। शायद याद आ रहा, पता नहीं। कॉकरोच के शरीर के अंदर कार्डियक साइनस है, एक कमरा है, इसमें हार्ट होता है। विसरल साइनस बीच में होता है, इसमें आंतें वगैरह होती हैं। न्यूरल साइनस नीचे होता है सबसे, और इसमें न्यूरल कॉर्ड होती है। तो हार्ट ने ब्लड को आगे पंप किया, एक ही मोटी सी वेसल है बस, कोई वेसल का जाल नहीं है यहां पर, और ब्लड आगे से आकर के पीछे कमरों में जमा हो गया। उन कमरों को क्या कहते हैं? साइनसेस या हीमोसील भी कहते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनालिड्स। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम केवल एक ही इन्वर्टिब्रेटा में होता है।
एनेलिडा यानी अर्थवर्म में, अर्थवर्म वगैरह में, और कॉर्डेटा में। एक ही इन्वर्टिब्रेटा के फाइलम में, एनेलिडा में और कॉर्डेटा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है। ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ये रुधिर वाहिनियों का एक जाल होता है, बंद जाल। रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है, बाहर नहीं है। रुधिर ब्लड यानी ब्लड वेसल्स के जाल के अंदर रहता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एडवांटेजियस। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा फायदे का होता है। क्यों? एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। यानी पानी किधर जाना है, ब्लड किधर जाना है, ये कायदे से नियंत्रित हो जाता है। देखो, अगर नालियां बनी होंगी तो उस नालियों में पानी तरीके से चलेगा, और पाइप छोड़ दिया, नालियां है नहीं, तो पानी सब तरफ फैल जाएगा। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम फायदे का सौदा है, क्योंकि इसमें जो फ्लूइड यानी ब्लड वगैरह बह रहा है, बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड, सही से नियंत्रित होता है। प्रिसाइजली मतलब एकदम सही से नियंत्रित होता है, ब्लड किधर जाना है तय है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फैल जाएगा चारों तरफ, कमरे के अंदर, साइनस के अंदर, लेकिन इसमें नहीं फैलता। इसको ब्लड को जिधर ले जाना वहीं जाएगा, तो मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड है। चलो, अब हम लोग आते हैं यहां पर। ऑल वर्टिब्रेट्स पॉजेस अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। सभी वर्टिब्रेटा के अंदर एक मांसपेशियों से बना हुआ हार्ट होता है। हार्ट की जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल है। हार्ट मीजोडर्म से बना, मसल्स मीजोडर्मल होती हैं, हार्ट की ओरिजिन मीजोडर्म है, एम्ब्रियो के मीजोडर्म। फिशेस में दो चेंबर का हार्ट होता है, एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल। मछलियों में दो ही कमरे का हार्ट है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल को छोड़ करके तीन थ्री चेम्बर्ड हार्ट है, तीन कमरे का हार्ट है, दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में चार फोर चेम्बर्ड हार्ट है, दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल्स होते हैं, दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड केवल एक ही बार हार्ट में जाएगा, ब्लड केवल एक ही बार हार्ट में जाता है। ऐसा फिशेस में देखने को मिलता है, मछलियों में। मछलियों में हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा गिल्स के पास, यहां से मछलियां सांस लेती हैं, यहां पे ऑक्सीजन है, तो हार्ट ने गंदा खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स को भेजा, गिल्स से मछलियां सांस लेती हैं, यहां पे ऑक्सीजन है, तो ये गंदा खून साफ हो गया, ऑक्सीजनेट हो गया, पूरी बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में यूज होने के बाद फिर से गंदा हो जाएगा और फिर से वो हार्ट में आ जाएगा। तो हार्ट में हमेशा गंदा ही खून आता है, साफ वाला आता ही नहीं कभी। तो केवल ब्लड एक ही बार हार्ट से गुजरेगा और डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ही गुजरेगा। ये सिंगल सर्कुलेशन है। क्या ये? सिंगल सर्कुलेशन। मछलियों में सिंगल सर्कुलेशन होता है, द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हृदय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है गिल्स की तरफ, विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। जहां पर ऑक्सीजनेशन होता है गलफड़ों के पास, गिल्स के पास, एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स, और यहां से बॉडी के पास चला जाता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहां पर यूज होने के बाद हो जाता है फिर से डीऑक्सीजनेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न बैक टू द हार्ट, हार्ट को वापस आ गया। तो यहां पर ब्लड केवल एक ही बार हृदय से गुजर रहा है, और किस रूप में गुजर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में गुजरता है। चलो अभी देखते हैं इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है। यहां पर यह पाया जाता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है लेफ्ट एट्रिया रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल से, लंग से या स्किन से। देखो, मेंढक का टैडपोल सांस लेता है गिल से, मेंढक सांस लेता है एडल्ट लंग्स और स्किन से। जहां से सांस लेगा वहां पे ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजनेशन यहां पर होगा। तो लेफ्ट एट्रिया ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से रिसीव किया? लेफ्ट एट्रिया से साफ खून आया,
गिल से, टैडपोल में गिल से, लंग्स और स्किन से फ्रॉग में आ गया। राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आता है, शरीर से गंदा खून आता है राइट एट्रिया में, और शरीर से साफ खून आता है लेफ्ट एट्रिया में। और लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया से जो ब्लड है वेंट्रिकल में जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल में एक ही कमरा है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है ना, 3 चेम्बर्ड हार्ट में 2 एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है। तो ऐसे समझो ना इसको, चलो ऐसे बना देते हैं। फ्रॉग में कैसे होता है? फ्रॉग में कितने कमरे का हार्ट है? 3 कमरे का हार्ट है। ये है लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया और ये वेंट्रिकल, एक ही वेंट्रिकल है। लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा या तो गिल से आएगा, गिल्स के जरिए सांस लेता है टैडपोल, लंग्स के जरिए आएगा या स्किन के जरिए। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ गया लेफ्ट एट्रिया, और शरीर से गंदा खून वेना केवा के जरिए, वेना केवा के जरिए शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आ गया तुम्हारा राइट एट्रिया में। अब इधर से लेफ्ट एट्रिया से वेंट्रिकल में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रिया से वेंट्रिकल में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बीच में दीवार तो है ही नहीं, तो मिक्स हो जाता है ब्लड। क्या हो जाता है? तो शरीर को जो ब्लड जाता है पूरा मिक्स होके जाता है, थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है, पूरा प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में नहीं जाता, वेंट्रिकल से मिक्स ब्लड जाता है। ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। क्या ये? इसमें मिक्स ब्लड जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल में एक ही कमरा है, वेंट्रिकल में एक ही कमरा है, तो ब्लड में बीच में मिक्सिंग हो जाती है। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहां पाया जाता है? ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पाया जाता है, क्रोकोडाइल को छोड़ के। और इनमें कैसा हार्ट है? 3 चेम्बर्ड हार्ट है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स, लंग्स या स्किन से आया लेफ्ट एट्रिया में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के जरिए आया राइट एट्रिया में। एट्रिया से ब्लड जब वेंट्रिकल में आया तो मिक्स हो जाता है, और ये मिक्स ब्लड जाता है बॉडी को, मिक्स ब्लड जाता है बॉडी को, बॉडी में इस्तेमाल होने के लिए। तो ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, ना प्योर ब्लड है ना इम्प्योर है। जब फिशेस में क्या था? केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, केवल क्या था? डीऑक्सीजन। तो वो था सिंगल सर्कुलेशन, ब्लड एक ही बार गुजरता है, और वो भी डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। फिशेस में यहां ब्लड दोनों तरीके से आ रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और एक बार लेकिन मिक्सिंग होने की वजह से ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। क्या है ये? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। हम लोग में कंप्लीट होता है, क्योंकि हम लोग में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। कितने वेंट्रिकल होते हैं? 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार गुजरता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और दोबारा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, वही ब्लड। तो ये डबल सर्कुलेशन है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। चलो हम लोग में आएगा, हम लोग ह्यूमन वाला पढ़ते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। Incomplete double circulation in amphibians and reptiles. The left atrium receive oxygenated blood from the gills, lungs or skin, and the right atrium gets the deoxygenated blood from the body parts, vena cava के जरिए. However, they get mixed up in the single ventricle. Ventricle चूंकि एक ही कमरा है तो blood mix हो जाता है थोड़ा, which pumps out mixed blood. तो ventricle mixed blood body को भेजता है, पंप करता है, इसलिए incomplete double है, incomplete double circulation. डबल सर्कुलेशन का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग रास्ता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग रास्ता है, 2 अलग अलग पाथवे हैं, इसलिए डबल सर्कुलेशन कहलाता है। जैसा हम लोग में होता है, बर्ड्स में भी होता है। बर्ड्स और मैमल्स और क्रोकोडाइल में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रेस्पेक्टिवली पासेस ऑन टू द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। लेफ्ट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में।
कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, दोनों ब्लड अलग अलग हैं, इसलिए कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। द वेंट्रिकल पंप्ड इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप, ब्लड में कोई मिक्सिंग नहीं होती, वेंट्रिकल बिना मिक्स वाले ब्लड को आगे भेज रहा है। दैट इज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने के लिए अलग पाथवे है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने के लिए अलग पाथवे है, दोनों ब्लड में कोई मिक्सिंग नहीं होती है, इसीलिए बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। इसको ऐसे फोटो ले लेना, देखो ऐसे है, ये देखो सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में, फिशेस के हार्ट में गंदा खून होता है डीऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे साफ होने के लिए गया? गिल्स में, क्योंकि मछलियां किससे सांस लेती हैं? गिल्स के जरिए। तो ये ऑक्सीजनेट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में यूज होने के लिए गया, यूज होने के बाद फिर से गंदा हो गया डीऑक्सीजनेटेड, फिर हार्ट में आ गया। तो हार्ट में हमेशा एक ही तरह का ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो फिशेस के हार्ट को हम लोग वेनस हार्ट कहते हैं, वेनस हार्ट, गंदा खून होता है वेनस हार्ट, वेन्स में गंदा खून होता है, तो इसलिए इस हार्ट को वेनस हार्ट कहते हैं। लेना फोटो। अभी हमारे क्लास के नोट्स है, इसमें टाइम लगता है ना बताने में। ये देखो डबल सर्कुलेशन, इसमें दो पाथवे नजर आ रहे हैं, डबल सर्कुलेशन में दो पाथवे नजर आ रहे हैं। देखो हमारा ब्लड है, हमारा ब्लड साफ कहां होता है? लंग्स में। हम लोग सांस कैसे लेते हैं? लंग्स से लेते हैं नहीं? तो लंग्स से हम लोग ने सांस लिया, तो ये लंग से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, चला गया। शरीर से गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आता है राइट एट्रिया में, वेना केवा के जरिए, ये राइट एट्रिया में आ गया। राइट एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहता है राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के जरिए बॉडी में चला गया, एओर्टा के जरिए बॉडी में चला हो गया इस्तेमाल होने के लिए। बॉडी में इस्तेमाल होने के बाद फिर से गंदा हो गया और वेना केवा के जरिए राइट एट्रिया में आ गया। किसमें आ गया? राइट एट्रिया में आ गया। राइट एट्रिया से गंदा खून राइट वेंट्रिकल में आया और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी अकेले आर्टरी है जिसमें गंदा खून होता है, ये आया था इस बार 2025 में। पल्मोनरी आर्टरी अकेली आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वरना जितनी भी आर्टरीज हैं धमनियां, उनमें ऑक्सीजनेटेड होता है। क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जाता है लंग्स में साफ होने के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां कितने पाथवे दिख रहे हैं? दो, एक पल्मोनरी पाथवे या पल्मोनरी सर्किट और दूसरा सिस्टेमिक सर्किट। पल्मोनरी सर्किट में लंग्स शामिल है और यहां ब्लड साफ होने के लिए गया है, और सिस्टेमिक सर्किट के जरिए बॉडी में आता है ब्लड, बॉडी पार्ट्स। तो ये वाला पाथवे, ऊपर वाला पाथवे कौन सा कहलाता है? पल्मोनरी पाथवे। पल्मोनरी पाथवे में लंग्स है ब्लड को साफ करने के लिए, ऑक्सीजनेट करने के लिए, और सिस्टेमिक पाथवे में ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड बॉडी में जाता है यूज होने के लिए। तो यहां कितने पाथवे हैं? एक ये और एक ये, दो पाथवे हैं, तो ये डबल सर्कुलेशन है, कंप्लीट डबल। तो ब्लड दो बार गुजरेगा, एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। एक हार्ट के अंदर, हार्ट में ब्लड दो बार गुजरेगा, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और डीऑक्सीजन। ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है क्योंकि ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं होती। अब इसको और पढ़ना है, अभी तो बता देंगे, अभी तो ये तो सिंपल हल्का सा बताया। पहले हार्ट पढ़ लेते फिर सर्कुलेशन एक बार और बताते हैं, समझ में आए? जहां पर हमें रोक देना, जहां पर कुछ भी समझ में ना आए। चलो हम लोग हार्ट के पास आते हैं वापस। हार्ट को बहुत अच्छे समझते हैं और फिर डबल सर्कुलेशन एक बार फिर से फ्लो चार्ट के जरिए समझते हैं।
और कार्डियक साइकिल भी देखनी है। देखा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, मांसपेशियों का बना हुआ चेम्बर्ड हार्ट, कमरों से युक्त 4 कमरे वाला एक हार्ट होता है। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड, और ब्लड वेसल्स का एक जाल होता है और ब्लड होता है। इन सारी चीजों को मिला के बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आ गया? एक मस्कुलर हार्ट आ गया, ब्लड वेसल्स का जाल आ गया और ब्लड आ गया। क्या आ गया? एक मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क जाल हो गया और ब्लड हो गया। इन सबको मिला के कहते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट मीजोडर्मल ओरिजिन का है, एम्ब्रियो के मीजोडर्म से बना होता है। इज सिचुएटेड इन दी थोरैसिक कैविटी, ये थोरैसिक कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी और ये थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में बिल्कुल बीचों बीच में हार्ट होता है, बिल्कुल बीचों बीच। इसको मीडियस्टाइनल स्पेस कहते हैं, लेकिन हल्का सा झुका होता है, किधर? बाईं तरफ होता है, बिल्कुल बीचों बीच में सीने पर, थोरैसिक कैविटी के अंदर, और हल्का सा बाईं ओर शिफ्टेड है। तो हार्ट मीजोडर्मल है और ये थोरैसिक कैविटी के अंदर इन बिटवीन दी 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में होता है, 2 फेफड़ों के बीच में होता है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, थोड़ा सा बाईं तरफ झुका होता है। होता तो बीच में है लेकिन हल्का सा बाईं तरफ झुका हुआ है, टिल्टेड है। इट हैज साइज ऑफ ए क्लेंज्ड फिस्ट, बंधी मुट्ठी के, जितनी मोटी मुट्ठी बन रही इतना बड़ा हार्ट होता है। बंद मुट्ठी क्या है? क्लेंज्ड फिस्ट का मतलब होता है बंधी हुई मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है। थोड़ा सा झुका रहता है, किधर? बाईं तरफ, 2 लंग्स के बीच में होता है। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। हार्ट के चारों तरफ 2 दीवार का एक बैग होता है, एक थैली जैसा होता है जिसमें 2 दीवारें होती हैं चारों तरफ। तो हार्ट की सुरक्षा के लिए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो हार्ट के चारों तरफ एक 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ बैग होता है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो हार्ट को फ्रिक्शन यानी रगड़ वगैरह से बचाता है, झटका लगने से बचाता है। जैसे हम चल रहे हैं, झटका भी लग रहा है, और थोरैसिक कैविटी से भी अगर हार्ट टकरा भी रहा है, अगर मान लो कहीं लंग से टकरा रहा है तो फ्रिक्शन से भी बचाएगा। तो हार्ट की सुरक्षा करता है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और इन मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। हार्ट में कितने कमरे होते हैं? हार्ट में 4 कमरे होते हैं। ऊपर के 2 छोटे एट्रिया कहलाते हैं और नीचे के 2 बड़े वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। चलो हम तुमको पहले एक समझाते हैं डायग्राम से, जल्दी से एक डायग्राम बना रहे, तुम कायदे समझ लेना बस। एक फाइनल डायग्राम, इसमें 2-3 चीजें एक साथ समझा देते हैं। तो हार्ट में कितने कमरे हैं जरा बता दो। ऊपर के 2 कमरे कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, एट्रिया है, और नीचे के 2 कमरे कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, वेंट्रिकल्स हैं। ये है। अब इसमें देखो 4 कमरों में क्या क्या है, जरा गौर करो। इन 4 कमरों में क्या क्या है? लेफ्ट एट्रिया है, राइट एट्रिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है। ऐसा है ये 4 कमरे का हार्ट। दोनों एट्रिया के बीच में एक थिन मस्कुलर सेप्टम होता है, इसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, इसको इंटर एट्रियल सेप्टम। ये थिन मस्कुलर वॉल्ड, थिन होता है और मस्कुलर है। ये थिन और मस्कुलर होता है 2 एट्रिया के बगल में। 2 वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टा होता है,
इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये थिक होता है, थिक वॉल्ड होता है। दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टा होता है। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये थिक फाइबरस होता है। तो सेप्टम समझ में आ गए। दोनों एट्रिया के बीच में कौन सा है? इंटर एट्रियल सेप्टम, ये वाला, ये थिन और मस्क्यूलर है। दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है दीवार, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम थिक है। दो एट्रिया दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये थिक और फाइबरस है, थिक और फाइबरस है, फाइबर का बना। ये तो एक बात हो गई। चलो वॉल भी देखते हैं। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्स होते हैं। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व है। उल्टा बोल रहे हैं। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है। कस्प का मतलब होता है ये मेम्ब्रेनस फ्लैप होते हैं ऐसे मुड़े हुए, कर्व लिए हुए। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में है? ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, इनमें 3 कस्प होते हैं, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड वॉल्व कहां होते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को हम लोग मिला के एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे है, तो इन दोनों वॉल्व को मिला के क्या कहा जाता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व को एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स भी कहते हैं, क्योंकि सेप्टम के ऊपर है। इस पे इनमें 3 कस्प होते हैं और इनमें 2 कस्प होते हैं। कस्प का मतलब ऐसे कर्वेचर लिए हुए फोल्ड होते हैं। वॉल्व होने से फायदा क्या होता है? वॉल्व होने से फायदा है कि ब्लड इधर से इधर तो आ जाएगा। ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा, लेकिन पीछे नहीं जाएगा। ये दरवाजे एक ही तरफ खुलते हैं, बैक फ्लो नहीं होता। ब्लड पीछे की तरफ नहीं जाता, ये दरवाजे एक ही तरफ खुलते हैं, बैक फ्लो नहीं होता। अब चलाओ, तो लंग से आया, देखो अब फिर से यहां से तुम समझ, इसको ले लो, पहले दूसरा बनाएंगे। इसका फोटो खींचो पहले। ये तो सेप्टा और वॉल्व हो गए। अच्छा वॉल्व एक और बता देना मेरे को, वॉल्व बता देना, वॉल्व एक ही साथ हो जाएंगे सारे। अब लेफ्ट एट्रिया में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा के जरिए बॉडी में। एओर्टा, सबसे मोटी धमनी को कहते हैं एओर्टा। एओर्टा से जरिए जाएगा बॉडी को। लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में भी वॉल्व होते हैं और इनमें भी 3 कस्प होते हैं। ये होते हैं ट्राइकस्पिड। ये तो लेफ्ट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में जाएगा। ये वाले वॉल्व, इनको बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। इनको क्या बोलते हैं? सेमी लूनर वॉल्व। और इसमें कितने कस्प होते हैं? इनमें भी 3 कस्प होते हैं। ये ट्राइकस्पिड की तरह ही होते हैं। तो सेमी लूनर वॉल्व किसके बीच में है? लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में। इधर भी होते हैं। शरीर से गंदा खून वेना केवा के जरिए पहुंचेगा
राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में गंदा खून आ गया, बॉडी से गंदा खून यहां आया, यहां से यहां आ गया, और फिर आएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी अकेले आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहां पर भी वॉल्व होते हैं, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी वॉल्व होते हैं, ये भी सेमी लूनर हैं। भी कैसे हैं? और इनमें कितने कस्प होते हैं? इनमें भी 3 कस्प होते हैं, 3 कस्प। तो वॉल्व अब सारे हो गए। लेफ्ट एट्रियल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व, राइट एट्रियल राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में सेमी लूनर वॉल्व, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में सेमी लूनर वॉल्व। वॉल्व के होने से क्या फायदा है? ब्लड केवल एक ही दिशा में चलता है, पीछे की तरफ नहीं आएगा, यह ध्यान रखना। अब फोटो ले लो। हार्ट में 4 कमरे हैं, ऊपर के 2 छोटे एट्रिया हैं, नीचे के 2 बड़े वेंट्रिकल्स हैं। लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब जरा समझना, कहां से गंदा खून आता है? बॉडी से आएगा गंदा खून सबसे मोटी शिरा के द्वारा, वेना केवा, मेजर वेन। वेना केवा से आता है गंदा खून, शरीर के ऊपरी हिस्से से आता है सुपीरियर वेना केवा, और शरीर के निचले हिस्से से आता है इंफीरियर वेना केवा। इतना मत याद करना, वेना केवा याद कर लेना, ये आया हुआ सवाल है 24 से 25 में। ये वेना केवा से आता है, बॉडी से गंदा खून वेना केवा लेकर के आती है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां डाल देगी? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देगी कहां? राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा सेमी लूनर वॉल्व के जरिए। तो ये ब्लड आ गया पल्मोनरी आर्टरी में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी अकेले आर्टरी है जिसमें गंदा खून होता है, वरना जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड यानी साफ ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जाएगा लंग्स में साफ होने के लिए, लंग्स में साफ हो गया। लंग्स में साफ होने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए ये आएगा तुम्हारा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए ये तुम्हारा आएगा। 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं। कितनी पल्मोनरी वेन्स होती हैं? 4 पल्मोनरी वेन्स के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये तुम्हारा पहुंच जाएगा लेफ्ट एट्रिया में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन्स अकेली वेन्स हैं जिनमें शुद्ध रक्त होता है, बाकी जितनी भी वेन्स होती हैं उनमें अशुद्ध यानी डीऑक्सीजनेटेड होता है। वही है दोनों, पल्मोनरी आर्टरी अकेले आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और पल्मोनरी वेन्स अकेली वेन्स हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा के जरिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा के जरिए बॉडी पार्ट्स में, सेमी लूनर वॉल से होता हुआ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सेमी लूनर वॉल से होते हुए एओर्टा, और एओर्टा के जरिए जाएगा बॉडी में। कहां जाएगा? बॉडी में यूज होने के लिए
बॉडी पार्ट्स में जाएगा, बॉडी पार्ट्स में यूज होने के बाद गंदा हो गया, गंदा हो जाएगा ये गंदा होने के बाद ये आएगा वेना केवा में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैपिलरी से आएगा वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स से आएगा वेन्स में, और वेन्स से आएगा वेना केवा में। किसमें आएगा? वेना केवा में। और वेना केवा फिर से ले जाके किसमें डाल देंगी? राइट एट्रिया। ये है डबल सर्कुलेशन। ये पल्मोनरी पाथवे है और ये है सिस्टेमिक पाथवे। पल्मोनरी पाथवे में लंग्स शामिल हैं और सिस्टेमिक पाथवे के जरिए ब्लड बॉडी के पार्ट्स को जाता है। तो दो अलग सेपरेट पाथवे हैं, डबल सर्कुलेशन है। कैसा है? डबल सर्कुलेशन। समझ में आ गई? कहीं पर भी ना समझ में पूछ लेना। एक और चीज है बस इसमें, और हमारे हार्ट की जो मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स, इनको भी ब्लड चाहिए। इनको ब्लड क्यों चाहिए? क्योंकि हार्ट की मसल सेल्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए, वो ब्लड के जरिए ही जाएगा। ऑक्सीजन और ग्लूकोज ब्लड के जरिए हार्ट की मसल्स को पहुंचेगा। हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज। और ब्लड यूज होने के बाद हार्ट की मसल्स में फिर से गंदा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। हार्ट की मसल्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कोरोनरी वेन्स के जरिए, कोरोनरी वेन्स के जरिए एक थैली में पहले आता है। हार्ट के ऊपर एक थैली होती है, उसे कोरोनरी साइनस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस। और कोरोनरी साइनस राइट एट्रिया में डाल देता है, राइट एट्रिया में डालता है। नहीं समझे? फिर से देखना। अब ये तो बॉडी का पूरा हो गया, अब हार्ट का समझना है थोड़ा सा। हार्ट की जो मसल्स होती हैं इनको कहते हैं कार्डियक मसल्स। इनको भी ब्लड चाहिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज के लिए। कोरोनरी आर्टरीज इनको ब्लड और ब्लड पहुंचाती हैं। हार्ट की मसल्स में ब्लड जाता है कोरोनरी आर्टरीज के मदद से। कई एक होती हैं और उनकी ब्रांचेस होती हैं। हार्ट की मसल्स में ब्लड जाता है कोरोनरी आर्टरीज के जरिए, ऑक्सीजनेटेड। ब्लड यूज होने के बाद गंदा हो गया हार्ट की मसल्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती हैं कोरोनरी वेन्स। और इन कोरोनरी वेन्स से सीधे राइट एट्रिया में नहीं आता, पहले एक थैली में जाता है। उस थैली को कोरोनरी साइनस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस। और कोरोनरी साइनस से राइट एट्रिया में आ जाता है। बस फिर बाकी वही है जो चला रहा है। गंदा खून आ जाता है राइट एट्रिया में कोरोनरी साइनस से। तो हार्ट का गंदा खून ये कोरोनरी वेन्स ला के पहले जमा करेंगी एक थैली के अंदर कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस से आ जाएगा राइट एट्रिया में। इतना समझना बस, थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ी है। पढ़ ले, फोटो वोटो ले लिया? ठीक। चलो हार्ट पे पहुंचे हम लोग। Heart has four chambers, two relatively small upper chambers called atria and two larger lower chambers called ventricles. हार्ट में चार कमरे होते हैं, चेंबर्स, ऊपर के दो छोटे एट्रिया, नीचे के दो बड़े वेंट्रिकल्स हैं। राइट एंड लेफ्ट एट्रिया आर सेपरेटेड बाय ए थिन मस्कुलर वॉल। राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच में जो दीवार है उसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। ये थिन और मस्कुलर है, थिन और मस्कुलर। थिक सेप्टम दैट सेपरेट्स द लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकल के बीच में थिक सेप्टम है, मोटी दीवार है। राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच में पतली दीवार है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मोटी दीवार है। इसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो डायग्राम बना है उसमें देखना, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल भी सेपरेट होते हैं, उनके बीच में भी सेप्टा होता है। एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय ए थिक फाइब्रस टिश्यू। दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी थिक फाइब्रस टिश्यू होता है, और इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। हार्ट के वॉल्स हैं, हार्ट के वॉल्स में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड हैं।
ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स कहां पाए जाते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे होते हैं, तो इनको एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स भी कहा जाता है। ट्राइकस्पिड कहां होते हैं? प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है। इट हैज 3 मस्कुलर फ्लैप और कस्प। इसमें 3 मांसपेशियों के बने हुए फ्लैप होते हैं, इसीलिए ट्राइकस्पिड है। देयरफॉर दे आर नोन एज ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व कहते हैं, भी याद रखना। बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या है? बाइकस्पिड का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व ये कहां होते हैं? प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, और इसमें कितने मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं? 2 मस्कुलर फ्लैप्स की वजह से बाइकस्पिड कहलाते हैं। सेमी लूनर वॉल्व्स कहां पाए जाते हैं? अभी हमने बताया, डायग्राम में देखना। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में सेमी लूनर वॉल्व होते हैं। राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में। सेमी लूनर वॉल्व में कितने कस्प होते हैं? इसमें भी 3 कस्प होते हैं। द वॉल्व्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। वॉल्व्स की वजह से ब्लड का फ्लो केवल एक ही दिशा में होता है, दैट इज फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ तो आएगा, लेकिन वापस वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ नहीं जाएगा। एक ही दिशा में ब्लड आएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ। एंड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, और वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, वापस नहीं आएगा ब्लड। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए बॉडी में जाएगा ब्लड। हार्ट वॉल और हार्ट की मसल्स। हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। हार्ट की मसल्स जो हैं वो, इनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। वेंट्रिकल की दीवार एट्रिया की दीवार से काफी मोटी होती है। वेंट्रिकल की दीवार एट्रिया की दीवार से काफी मोटी, क्योंकि वेंट्रिकल को पूरी बॉडी को पंप करना है ब्लड। वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना, पूरी बॉडी तक पहुंचाना है, तो वेंट्रिकल की दीवारें ज्यादा मोटी होती हैं। फिर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, इसको जरा समझना है। ये तो हार्ट की स्ट्रक्चर हो गया। कंडक्टिंग सिस्टम, हमारा हार्ट मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब यह होता है मांसपेशियों से धड़कन शुरू होती है, न्यूरॉन से धड़कन शुरू नहीं करते। न्यूरॉन से धड़कन शुरू नहीं करते। धड़कन कहां शुरू होती है? मांसपेशियों में शुरू होती, अपने आप ऑटो एक्साइटेबल है। तो कभी कभी जब धड़कन रुक जाती है तो ऐसे सीना दबाते हैं, सीपीआर देते हैं, फिर से वापस आ जाती है। ऑटो एक्साइटेबल है। कैसा है? ऑटो एक्साइटेबल है। हमारे हार्ट के अंदर पाई जाती हैं कुछ विशेष प्रकार की मसल्स, जिन्हें नोडल टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू। हमारे हार्ट के अंदर कुछ विशेष प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, जिन्हें नोडल टिश्यू कहते हैं, और यही हार्ट बीट की शुरुआत होती है। हमारा हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक है। मांसपेशियों में हार्ट बीट शुरू होती है, नोडल टिश्यू में, और अपने आप एक्साइट हो जाता है। इसको एक्साइट करने के लिए न्यूरॉन नहीं चाहिए। जैसे कॉकरोच के हार्ट को एक्साइट करने के लिए न्यूरॉन चाहिए, वो न्यूरोजेनिक है। हमारे हार्ट को एक्साइट करने के लिए, हार्ट बीट को शुरू करने के लिए न्यूरॉन्स नहीं चाहिए, नोडल टिश्यू यानी मांसपेशियां चाहिए। मांसपेशियां मतलब मायोजेनिक। न्यूरॉन्स भी हमारे हार्ट के अंदर होते हैं, वो हार्ट बीट शुरू नहीं करते, केवल बढ़ा घटा सकते हैं, केवल बढ़ा घटा सकते हैं। सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक है, एक बढ़ाने वाले, घटाने वाले, वो एक अलग बात है। लेकिन हार्ट बीट शुरुआत कहां से होती है? नोडल टिश्यू। अभी देखो, हमारे हार्ट में कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं। हमारे हार्ट में 4 कमरे। अब जरा समझना है जो हम समझाने जा रहे हैं। इसमें तुम्हारा ये लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब जरा समझना, हमारे हार्ट बीट की शुरुआत होती है एक नोडल टिश्यू, मांसपेशियों से बना
एक टिश्यू कहलाता है नोडल टिश्यू, से ऐसे नोड कहते हैं, क्या कहते हैं? SA नोड। साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड, ये किस चीज से बना है? ये मस्क्यूलर है, मसल से बना है, ये मसल से बना, मस्क्यूलर है। हार्ट बीट की शुरुआत यही होती है, ऐसे नोड पे हार्ट बीट की शुरुआत होती है। ये ऐसे नोड होता कहां है? राइट एट्रिया के, इधर देखो, राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर, राइट एट्रिया के राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर, राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर, यहां पर। एक और होता है नोडल टिश्यू, ये यहां पर है, इसको AB नोड कहते हैं। अगर ऐसे नोड खराब हो जाए तो ये भी हार्ट बीट शुरू कर सकता है, लेकिन यहां पर जो एक्शन पोटेंशियल है थोड़े कम होते हैं, थोड़ा हल्का करंट होता है। यहां पर जो एक्शन पोटेंशियल है वो 70 से 75 है, यानी हार्ट बीट, हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है एक मिनट में? 70 से 75 बार धड़कता है पर मिनट। तो यहां पर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं, करंट पैदा होती है, एक मिनट में 70 से 75, एक मिनट से में 70 से 75। AB नोड भी करंट, हार्ट बीट शुरू कर सकता है अगर ऐसे नोड खराब होगा, लेकिन यहां पर बहुत कम है, 40 से 45 है, 40 से 45 पर मिनट। तो एक्शन पोटेंशियल यहां का कम है, तो AB नोड भी हार्ट बीट शुरू कर सकता है अगर ऐसे नोड खराब है, लेकिन हमारा हृदय धड़केगा केवल कितना? एक मिनट में 40 से 45 बार, बस। चलो छोड़ो, ऐसे नोड कहां है? राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर। और AB नोड कहां है? राइट एट्रिया के लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट, अपर राइट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट। ऐसे नोड राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर, AB नोड लेफ्ट एट्रिया के लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। लोअर लेफ्ट कॉर्नर का मतलब AB सेप्टम के पास, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इसके पास है। अब होता क्या कि हार्ट बीट की शुरुआत कहां हुई? हमारी मांसपेशियों में हुई, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नोडल टिश्यू, ऐसे नोड कहते हैं। ऐसे नोड में हार्ट बीट शुरू हुई, तो ऐसे नोड को पेसमेकर बोलते हैं। अगर हमारा हार्ट बीट गड़बड़ जाती है तो पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर मतलब ऐसे नोड, ऐसे नोड का काम करने के लिए एक अलग से लगाते हैं पेसमेकर, खाल के नीचे लगाते हैं, उसका तार ले जाकर के ऐसे नोड के पास जोड़ देते हैं। तो ऐसे नोड को पेसमेकर कहा जाता है। यह कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता पर मिनट? 70 से 75 बार। यही हमारी हार्ट बीट है, जितना एक्शन पोटेंशियल वही हमारी हार्ट बीट है। हमारा हृदय धड़कता है एक मिनट में 70 से 75 बार, हार्ट बीट है। चलो हार्ट रेट, हार्ट बीट की शुरुआत हुई मांसपेशियों में, तो ये हो गया मायोजेनिक। कैसा होगा? हार्ट हो गया, अपने आप एक्साइट होता है। हम कस के दबा देंगे तब भी हार्ट बीट अगर रुक गई है, अगर ऐसे कस के दबाए फिर से धड़कने लगता है। ऑटो एक्साइटेबल है। कैसा है? ऑटो एक्साइटेबल भी है, मायोजेनिक भी है। अब देखो, हार्ट बीट की शुरुआत हुई, वो हार्ट बीट शुरू होकर यहां से यहां, ये करंट यहां से यहां आती है, ऐसे नोड से करंट आती है AB नोड के पास, इंटरनोडल सेप्टम के जरिए। इंटरनोडल सेप्टम, दो नोड के बीच में इंटरनोडल, इंटरनोडल फाइबर्स है, सब सेप्टम नहीं, इंटरनोडल फाइबर्स होते हैं। ये मांसपेशियों से बने होते हैं, इंटरनोडल फाइबर्स, धागे होते हैं मांसपेशियों से। अब जरा देखो, तो हार्ट बीट ऐसे नोड से इंटरनोडल पाथवे के जरिए, इंटरनोडल पाथवे के जरिए AB नोड पे पहुंची। हार्ट बीट ऐसे नोड पे शुरू हुई, इंटरनोडल पाथवे से, हार्ट बीट ऐसे नोड पे शुरू हुई, हार्ट बीट ऐसे नोड पे शुरू हुई, इंटरनोडल पाथवे से कहां पहुंच गई? AB नोड पे पहुंच गई। AB नोड से निकलता AB बंडल, AB नोड से निकलते हैं AB बंडल। ये AB बंडल आके खुलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर। ये AB बंडल कहां खुलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर।
यहां पे खुलते हैं। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है और ये तुरंत दो ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, राइट और लेफ्ट ब्रांचेस। ये राइट और लेफ्ट ब्रांचेस, राइट वाली ब्रांच जो है ये राइट वेंट्रिकल की दीवार और लेफ्ट वाली ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार पे जाती है और इसमें से निकलते हैं छोटे छोटे फाइबर्स जो पूरी वेंट्रिकल की दीवार में फैले होते हैं। इनको पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर। एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल खुलता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर। इसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं। बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस का नाम वैज्ञानिक के नाम के ऊपर पड़ा है और ये बंडल ऑफ हिस जो होता है ये तुरंत दो हिस्से में बढ़ जाता है, लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच। लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच। लेफ्ट ब्रांच जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार में, राइट ब्रांच जाती है राइट वेंट्रिकल की दीवार में और इससे छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं। इनको पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। तो हार्ट बीट पुरकिंजे फाइबर की मदद से पूरे वेंट्रिकल की दीवार में आ जाए और फिर वेंट्रिकल सिकुड़ेगा। फिर से देखो, सबसे पहले क्या था? ऐसे नोड। ऐसे नोड से हार्ट बीट शुरू हुई। ऐसे नोड से हार्ट बीट किधर आ गई? इंटरनोडल पाथवे के थ्रू कहां आ गई? एवी नोड के पास आ गई। इंटरनोडल पाथवे के जरिए एवी नोड में आ गई। एवी नोड से निकलता है एवी बंडल। ये एवी बंडल एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को भेदते हुए एवी बंडल ये है। एवी बंडल किसको भेदता हुआ आ रहा है? ये सेप्टा कौन सा है? ये एवी सेप्टम है। एवी बंडल एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को भेदता हुआ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बिल्कुल ठीक ऊपर खुलता आके बंडल ऑफ हिस। एवी बंडल आकर खुलता है बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस में दो ब्रांचेस निकलती हैं, लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच, और इसमें छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं। इनको कहते हैं पुरकिंजेस फाइबर। ये पूरे वेंट्रिकल की दीवार में फैले होते हैं तो हार्ट बीट पूरे वेंट्रिकल की दीवार में आ जाती है। ये आता है, कभी कभी ये पूछा जाता है। फोटो ले लो। ये कुछ किताबों में बंडल ऑफ हिस के बारे में कुछ और भी लिखा है, हम बता रहे क्या लिखा है। पहले इतना लो, फोटो बताते हैं। तो हार्ट बीट की शुरुआत कहां हुई? मांसपेशियों में, नोडल टिश्यू में। ऐसे नोड में शुरू हुई। इंटरनोडल पाथवे से हार्ट बीट कहां पहुंच गई? एवी नोड के पास। एवी नोड से एवी बंडल के थ्रू कहां आ गई? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर में आ गई। असल में एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस का काम क्या है? इसका काम यह होता है एट्रिया से हार्ट बीट को वेंट्रिकल में पहुंचाना। जो हार्ट बीट एट्रिया में शुरू हुई थी उसको कहां पहुंचाना? वेंट्रिकल में पहुंचाना काम होता है। कुछ किताबों में बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट और राइट ब्रांच और पुरकिंजे फाइबर सबको मिला के बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। कुछ किताबों में यह भी लिखा है कि लेफ्ट ब्रांच, राइट ब्रांच और पुरकिंजे फाइबर ये सब मिल करके बनाते हैं बंडल ऑफ हिस। कुछ जगह पे ये लिखा है कि एवी बंडल आके खुलता है एवी बंडल एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को भेदते हुए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ठीक ऊपर खुलता है बंडल ऑफ हिस में। ऐसा भी लिखा है। तो सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस से गड़बड़ नहीं। तो ये हो गया हार्ट का सर्कुलेशन, हार्ट का करंट, हार्ट बीट कैसे चलती है। हटाओ, लेना तो नहीं किसी को, हटा रहा हूं। चलो पढ़ लेते हैं इसका इतना।
इंपल्स इज जनरेटेड बाय, हार्ट बीट की शुरुआत होती है, इंपल्स की शुरुआत होती है मस्कुलर टिश्यू कॉल्ड दी नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू में हार्ट बीट की शुरुआत होती है। अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर पर क्या है? साइनो एट्रियल नोड यानी ऐसे नोड है। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इज द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास है। ऐसे नोड कहां है? राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर। एबी नोड कहां है? राइट एट्रिया के लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। एबी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास होता है। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम एबी नोड। एबी नोड से निकलते हैं एबी बंडल विच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को भेदते हुए टू इमर्ज ऑन टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ठीक ऊपर खुलते हैं। एंड इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल, और तुरंत डिवाइड कर जाते हैं राइट और लेफ्ट बंडल। डायग्राम से याद आ रहा है? देखो हार्ट बीट कहां शुरू हुई? ऐसे नोड। इंटरनोडल पाथवे से कहां आ गई? एबी नोड। एबी नोड से एबी बंडल के थ्रू, एबी बंडल के थ्रू ये पहुंचेगी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ठीक ऊपर, जिसको बंडल ऑफ हिस हमने बोला था, और ये तुरंत दो हिस्से में बढ़ जाता है, राइट और लेफ्ट बंडल। तो अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एबी बंडल या एबी नोड। एबी नोड से निकलते हैं एबी बंडल। एबी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द एबी नोड। एबी बंडल एबी नोड से निकलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से निकलते हैं एबी बंडल विच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। ये एबी बंडल एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा को भेदते हुए टू इमर्ज ऑन टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ठीक ऊपर खुलता है, जिसको हमने कहा था बंडल ऑफ हिस। एंड इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल, और तुरंत राइट और लेफ्ट बंडल में बढ़ जाता है। These branches give rise to minute fibers. ये राइट और लेफ्ट बंडल में छोटे छोटे धागे निकलते हैं थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, पूरे वेंट्रिकल की मांसपेशियों में फैले होते हैं। ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड, राइट वाली ब्रांच राइट वेंट्रिकल की दीवार में जाएगी, और उसमें से निकलेंगे पुरकिंजे फाइबर, राइट वेंट्रिकल की दीवार में फैले हैं। लेफ्ट वाली ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, और उससे निकलते हैं पुरकिंजे फाइबर, वो लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार में फैले हुए हैं। तो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस से निकलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, जो राइट वेंट्रिकल की दीवार और लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार में पूरा फैले हैं। तो हार्ट बीट वेंट्रिकल की दीवारों तक पहुंच गई। हाउएवर द नोडल मस्कुलेचर हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ऐसे नोड और एबी नोड एक्शन पोटेंशियल यानी हार्ट बीट शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से। इसीलिए हमारा हार्ट कैसा है? ऑटो एक्साइटेबल है। ऐसे नोड और एबी नोड में हार्ट बीट कैसे शुरू हो सकती है? अपने आप ऑटो एक्साइटेबल है वो। कभी कभी हार्ट बीट रुक जाती, सीपीआर क्यों देते हैं? क्योंकि हार्ट बीट फिर से अपने आप शुरू हो सकती है, दबाने से फिर से शुरू हो गई। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system. एक्शन पोटेंशियल फर्क होते हैं। ऐसे नोड के पास कितने हैं? 70 से 75। एबी नोड के पास 40 से 45 है। जितना एक्शन पोटेंशियल होगा पर मिनट, उतना ही हार्ट रेट होगा, उतना ही क्या होगा? हार्ट रेट होगा। द ऐसे नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड जनरेट करता है, वो है 70 से 75 पर मिनट। and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. ये हार्ट बीट को शुरू करता है, इनिशिएट करता है, और उसमें रिदम लय बनाए रखता है, धड़कनों में लय बनाए रखता है। ऐसे नोड धड़कन शुरू करता है, हार्ट बीट इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है, रिदम लय को भी बनाए रखता है। तो हार्ट हमारा लब डब लब डब लब डब एक लय से धड़कता है। Therefore it is called pacemaker। इसलिए ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? पेसमेकर कहते हैं। Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute। हमारा हृदय 70 से 75 बार धड़कता है। एवरेज कितना है? 72 पर मिनट। अब ये वाला सवाल 2017 में 2024 दो बार आया। ऐसे नोड से हार्ट बीट शुरू हुई, इंटरनोडल पाथवे से किसके पास गई?
एवी नोड से पहुंची एवी बंडल के थ्रू बंडल ऑफ इसमें, और लास्ट में पहुंची पुरकिंजे फाइबर में। कहां पहुंची? पुरकिंजे फाइबर। कर पाओगे? चलो आज सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हम बताने जा रहे हैं वो है कार्डियक साइकिल। हिम्मत है? डबल सर्कुलेशन पहले देख लेते हैं। चलो डबल सर्कुलेशन थोड़ा इजी हम पढ़ा चुके हैं, इसको देख लेते हैं पहले। ये थोड़ा इजी है, ये हम बता भी चुके हैं सब। अभी देखो सब तुम्हें बता चुके हैं। ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। आर्टरी और वेन्स के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। ट्यूनिका इंटीमा सबसे अंदर वाली लेयर है, स्क्वामस एंडोथीलियम की बनी है, यानी स्क्वामस एपिथीलियम। ट्यूनिका मीडियम मिडिल लेयर है, ये स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर की बनी है। और ट्यूनिका एक्सटर्ना ये सबसे बाहरी लेयर है आर्टरीज और वेन्स की, और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर की बनी है। तो हमारे शिराओं और धमनियों की दीवार में 3 लेयर होती हैं। आर्टरीज और वेन्स की दीवार में 3 लेयर होती हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। कैसे बनी याद कर लेना। ट्यूनिका इंटीमा बनी होती है स्क्वामस एंडोथीलियम, स्क्वामस टिश्यू की, स्क्वामस एपिथीलियम भी कह सकते हैं। ट्यूनिका मीडिया ये स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर की बनी है, बीच वाली लेयर। और सबसे बाहर वाली एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर की बनी है। ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन दी वेन्स। शिराओं में काफी पतली होती है। तो शिराओं की दीवारें पतली होती हैं क्योंकि उसमें ट्यूनिका मीडिया काफी पतली है। ब्लड पंप्ड बाय द, इधर देखो ये है शिरा, ये वेन है, ये है आर्टरी। वेन की दीवार में भी तीनों लेयर हैं और आर्टरी की दीवार में भी तीनों लेयर हैं। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। इंटीमा किसकी बनी है? स्क्वामस एंडोथीलियम की। मीडिया स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर, एक्सटर्ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर की बनी है। अब 2 बातें ध्यान रखना। वेन्स के अंदर ट्यूनिका मीडिया काफी पतली होती है, इसीलिए वेन्स पतली होती हैं। वेन्स ऐसे दबाओगे ना ऊपर दिखती हैं, ये हरी हरी सब दिख रही है, सब वेन्स है। तो इनकी दीवार पतली होती है। लेकिन वेन्स की दीवार तो पतली, लेकिन ल्यूमेन चौड़ी है। इनकी गुहा कैसी है? चौड़ी है। आर्टरीज की दीवार मोटी है क्योंकि ट्यूनिका मीडिया मोटी है, ट्यूनिका मीडिया, लेकिन अंदर की ल्यूमेन पतली है। ये आ सकता है अंतर। वेन्स की ल्यूमेन कैसी होती है? वेन्स की ल्यूमेन वाइड होती है, चौड़ी, और आर्टरीज की ल्यूमेन नैरो होती है, पतली। किसमें ट्यूनिका मीडिया पतली है? वेन्स में। आर्टरी नहीं, वेन्स की ट्यूनिका मीडिया पतली, तो वेन्स की दीवारें पतली होती हैं। चलो अब जो हमने समझा है वो डायग्राम में यही सब दिख रहा है। इस डायग्राम में तुम समझ पा रहे होगे। देखो देखो लेफ्ट एट्रिया में, देखो लंग्स में, लंग्स से शुरू करते हैं। चलो लंग्स से शुरू करते हैं। लंग्स में ब्लड का शुद्धिकरण होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए बॉडी में इस्तेमाल होने के लिए चला गया। बॉडी में चला गया, बॉडी में इस्तेमाल होने के बाद फिर से गंदा हो गया, और ये वेना केवा के जरिए राइट एट्रिया में आया, और राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में गया। कहां गया? लंग्स में गया। ये वाला सर्कुलेशन पल्मोनरी पाथवे और ये वाला सिस्टेमिक पाथवे, डबल सर्कुलेशन है कंप्लीट। तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। बीच में कौन से वॉल्व हैं? बाइकस्पिड वॉल्व के जरिए लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, बाइकस्पिड वॉल्व के जरिए। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में आया सेमी लूनर वॉल्व के जरिए। किसके जरिए? सेमी लूनर। और एओर्टा से बॉडी में आ गया, यूज हो गया। यूज होने के बाद फिर से डीऑक्सीजनेटेड गंदा हो गया, और ये वेना केवा के जरिए, वेना के जरिए राइट एट्रिया से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में आया। ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आया सेमी लूनर वॉल्व, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन से वॉल्व? सेमी लूनर वॉल्व। और ये पल्मोनरी आर्टरी से आ गया लंग्स में साफ होने। यही लिखा है, पढ़ लेते हैं। कैपिलरी के थ्रू होगा, कैपिलरीज के थ्रू। देखो कैपिलरी तो बनी है, ये जो भी एक्सचेंज होगा सब कैपिलरी के थ्रू होगा। इसके बाद लिखा नहीं, यहां पर आएंगी, इसके बाद कैपिलरी के बाद आएंगी वेन्यूल्स,
वेन्स, फिर वेना केवा, जो हमने उधर बनाया था। चलो पढ़ लेते हैं बस इतना सा। डबल सर्कुलेशन, ब्लड पंप्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंटर्स द एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होके एओर्टा में आया। कौन से वॉल्व होंगे बीच में? लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में सेमी लूनर वॉल्व। ब्लड पंप्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंटर्स द एओर्टा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है पल्मोनरी आर्टरी में राइट एट्रिया से। राइट एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है पल्मोनरी आर्टरी से ऑन टू द लंग्स। तो राइट एट्रिया से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आया किसके थ्रू? सेमीलूनर वॉल्व के जरिए। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज पास्ड ऑन टू द लंग्स फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय पल्मोनरी वेन्स। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए आया लेफ्ट एट्रिया में। दिस पाथवे इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हुआ, इधर देखो, राइट एट्रिया से गंदा खून आया राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आया सेमीलूनर वॉल्व के जरिए और लंग्स में चला गया। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रिया में आया और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला सर्किट कहलाता है पल्मोनरी पाथवे। अब इधर वाला देखो, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एओर्टा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एओर्टा में आया, डॉर्सल एओर्टा या एओर्टा में, इज कैरिड बाय ए नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टीरियोल एंड कैपिलरीज। ये सब हमने बताया अभी। एओर्टा से जाएगा आर्टरीज में, आर्टरीज से जाएगा आर्टीरियोल में, आर्टीरियोल से जाएगा कैपिलरीज। कैपिलरीज सबसे पतली होती है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एओर्टा इज कैरिड बाय ए नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टीरियोल एंड कैपिलरीज टू द टिश्यूज, और कैपिलरी से टिश्यूज में जाएगा। फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कनेक्टेड, और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेंगी, वेन्यूल्स कलेक्ट करेंगी। वेन्यूल्स से ब्लड आएगा वेन्स में, वेन से आएगा वेना केवा में, एंड एम्प्टीड इनटू द राइट एट्रियम। और ये गंदा खून राइट एट्रियम में आ गया। यहां पर केवल वेना केवा लिखा है, लेकिन यहां से शुरू होगा। कैपिलरी के बाद आएगा वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के बाद वेन्स, और वेन्स के बाद वेना केवा। इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ये कैसा है? ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। The systemic circulation provides a nutrient, oxygen and other essential substances to the tissues. सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट जैसे कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन और दूसरे जरूरी चीजें ये टिश्यू को पहुंचाता है, एंड टेक्स CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फॉर एलिमिनेशन। और टिश्यू से ले लेता है CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस, टिश्यू से CO2 और हार्मफुल सब्सटेंसेस ये ब्लड में आ जाते हैं। तो इधर देखो, एओर्टा के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, न्यूट्रिएंट्स है। ये टिश्यूज में चले गए कैपिलरी से, और टिश्यू से ये टिश्यूज में चले गए। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल चीजें ब्लड में आ गई, ब्लड फिर से गंदा हो गया। दिस सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यूज। जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन और दूसरे जरूरी चीजें टिश्यूज को पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो टिश्यू के अंदर बने हैं वो ब्लड में आ जाते हैं एलिमिनेशन के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए। A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver is called hepatic portal system. देखो, मेंढक में दोनों पाए जाते हैं। फ्रॉग में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी होता है और रीनल पोर्टल सिस्टम भी, लेकिन हमारे में केवल हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है। क्या होता है ये? हमारी आंतों के पास सबसे गंदा खून होता है, वो सीधे हार्ट में नहीं आता। आंतों का गंदा खून पहले साफ होने के लिए लीवर में जाता है। जिन वेन्स के जाल के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आंतों का है, इंटेस्टाइन का है,
लिवर में जा रहा है। इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिन वेन्स के जाल के जरिए लिवर में जाता है उसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, उसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। लिवर में साफ होने के बाद फिर राइट एट्रिया में आएगा। सीधे राइट एट्रिया में नहीं आता गंदा खून। कहां का गंदा खून? इंटेस्टाइन के आसपास का। A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारी आंतें और हमारे लिवर के बीच में जो वेन्स का जाल है, उन वेन्स के जाल को हम लोग कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। आंतों का गंदा खून सबसे पहले इन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के जरिए लिवर में आएगा, जहां पर इसका शुद्धिकरण होगा, फिर ये राइट एट्रिया में जाएगा। हिपैटिक पोर्टल वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो सबसे गंदा खून इसी में ही होता है, हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन में बॉडी का सबसे गंदा खून होता है। द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन। हमारी आंतों में सबसे गंदा खून है, तो हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, इस सर्कुलेशन में आने से पहले, राइट एट्रिया में डालने से पहले, आंतों के पास का गंदा खून साफ होने के लिए जिन शिराओं के जाल के जरिए लिवर में जाता है उसे हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किसके बीच में है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में होता है। हिपैटिक वेन हमारी आंतों के पास का सबसे गंदा खून ये पहले लिवर में ले जाएगी साफ होने के लिए। साफ होने के बाद ये फिर हार्ट के राइट एट्रिया में जाएगा, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वापस आएगा। हमारे पास कौन सा पोर्टल सिस्टम एब्सेंट है? फ्रॉग में दोनों होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं है। रीनल पोर्टल सिस्टम में, फ्रॉग में क्या था? लोअर पार्ट का जितना भी गंदा खून है, शरीर के पिछले हिस्से का जितना गंदा खून है, वो फ्रॉग के हार्ट में सीधे नहीं जाता, वो पहले किडनी में साफ होने के लिए जाता है। जिन शिराओं के जाल के जरिए लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का सबसे गंदा खून किडनी में साफ होने के लिए गया है, उन वेन्स के नेटवर्क को, इन शिराओं के जाल को रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम किसके बीच में होता है? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और किडनी के बीच में। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किसके बीच में होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच, इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में। ठीक, तो ये डबल सर्कुलेशन ही मैंने बता दिया जो इधर लिखा था। कोरोनरी आर्टरीज याद देख लो, जो हमने तुम्हें जरा सा बताया था। अब हार्ट की दीवार को भी तो खून चाहिए है, उसके लिए भी यहां पर कुछ लिखा हुआ है। कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वॉल ऑफ द हार्ट। कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है हृदय की दीवार को, क्योंकि हृदय की जो वॉल है उसकी सेल्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए, ब्लड के जरिए जाएगा। एंड कोरोनरी वेन्स कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वॉल ऑफ द हार्ट। कोरोनरी वेन्स जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कलेक्ट करती हैं, और कलेक्ट करने के बाद पहले डालेंगी कोरोनरी साइनस में, थैली में, और कोरोनरी साइनस से जाएगा राइट एट्रिया में। कोरोनरी साइनस से राइट एट्रिया में। इतना पढ़ लेते हैं, और बस इतना सा रिलेटेड है उससे। और कार्डियक साइकिल अकेले पढ़ने वाला है, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल फ्रेश दिमाग चाहिए, और कल बच्चे को नहीं, इसमें कुछ नहीं बचा है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, पढ़ लेते हैं। अवर हार्ट इज मायोजेनिक। हमारा हार्ट मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब इंट्रिंसिकली ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल मसल्स कॉल्ड नोडल टिश्यू और एसे नोड। ये अंदर से ही रेगुलेट होता है। ऐसे नोड हार्ट बीट की शुरुआत करता है। तो इंट्रिंसिकली ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल मसल्स, हमारी हार्ट बीट जो शुरू होती है विशेष प्रकार की मांसपेशियों में, जो हार्ट के अंदर है। इंट्रिंसिकली का मतलब हार्ट के अंदर है, ऐसे नोड राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर पे। तो हमारा हार्ट मायोजेनिक क्यों है? क्योंकि हार्ट बीट की शुरुआत इंट्रिंसिकली अंदर शुरू होती है, अपने आप शुरू होती है, विशेष प्रकार की मांसपेशियों में शुरू होती है। इस मांसपेशियों को नोडल टिश्यू या ऐसे नोड कहते हैं। ये इस साल का सवाल है, 2025 का। कार्डियक सेंटर इज सिचुएटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इधर समझो, मेडुला ऑब्लोंगेटा में जितने इनवॉल्यूंटरी फंक्शन है वो सब, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहां था? रेस्पिरेटरी सेंटर भी मेडुला ऑब्लोंगेटा में था, याद आ रहा है? जितने इनवॉल्यूंटरी फंक्शन होते हैं वो सब, उनके सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही होते हैं।
ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। कार्डियक सेंटर इज सिचुएटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन। यहां पर कार्डियक सेंटर है, ये है कार्डियक सेंटर। दिस कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से हार्ट बीट को बढ़ा सकता, घटा सकता है। शुरू नहीं कर सकता, शुरू तो करेगा कैसे नोड ही, ये तो मस्कुलर है। यहां पर हम न्यूरॉन की बात करेंगे। अब हमारे हार्ट बीट की शुरुआत ऐसे नोड करता है, मस्कुलर टिश्यू है, मायोजेनिक है, लेकिन इस हार्ट बीट को बढ़ाया और घटाया जा सकता है कार्डियक सेंटर की मदद से। किसकी मदद से? कार्डियक सेंटर। कभी कभी देखा, शेर देखा, दिमाग से ही तो समझा कि शेर है सामने, हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई, दिमाग से ही सोचा तुमने शेर है, हार्ट बीट बढ़ गई। तो दिस कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये कार्डियक सेंटर हार्ट बीट को बढ़ा सकता है या घटा सकता, मॉडरेट करता है, बढ़ाता भी है, घटाता भी है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मदद से। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ये एएनएस का पार्ट है, कैन इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट। ये हार्ट बीट को बढ़ाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से होता है, उसकी स्ट्रेंथ, ताकत से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन ताकत से होता है। तो इससे फायदा क्या होगा? कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट से जो ब्लड निकलेगा उसकी मात्रा ज्यादा होगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तो होता क्या है जरा समझना, यह है कार्डियक सेंटर। इस कार्डियक सेंटर से न्यूरॉन निकलते हैं। इस कार्डियक सेंटर से क्या निकले? न्यूरॉन। ये कहां आते हैं? ऐसे नोड के पास। कहां है? ऐसे नोड के पास ये न्यूरॉन आ गए। अगर ये सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम के न्यूरॉन है तो ये हार्ट बीट को बढ़ा देंगे, हार्ट बीट को बढ़ा देंगे। अगर ये न्यूरॉन पैरासिम्पैथेटिक वाले हैं, अगर ये न्यूरॉन कौन से है? ऐसे नोड के पास पहुंचे, अगर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन जो हार्ट के कार्डियक ऐसे नोड के अंदर चले जाते हैं। कार्डियक सेंटर से दो तरह के न्यूरॉन निकलते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों मिलकर कहते हैं इनको ऑटोनॉमिक। क्या बोलते हैं? अपने आप चलता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो कार्डियक सेंटर इज सिचुएटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन। ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में कार्डियक सेंटर भी है, ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर भी है। जितने भी अनैच्छिक कार्य हैं, इनवॉलंटरी फंक्शन है, उनके ज्यादातर के सेंटर मेडुला में ही होते हैं, सेंटर मेडुला में ही होते हैं। तो कार्डियक सेंटर कहां है? मेडुला में है। दिस कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मदद से हार्ट बीट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, मतलब मॉडरेट कर रहा है। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम पार्ट ऑफ एएनएस कैन इंक्रीज द हार्ट रेट। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम के न्यूरॉन ये कार्डियक सेंटर से निकल के ऐसे नोड के पास जाते हैं, ये हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। और वेंट्रिकल बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जितना अच्छे से सिकुड़ेगा उतना ज्यादा ब्लड आगे जाएगा, जितना ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा वो कार्डियक आउटपुट है, वो क्या है? तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। भैया कार्डियक शेर को देखा, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ने से क्या फायदा हुआ? अरे कार्डियक आउटपुट बढ़ने से जो ब्लड है वो जल्दी जल्दी सेल को पहुंचेगा और ब्लड के जरिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज जल्दी जल्दी सेल को मिलेगा। ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ करके जल्दी जल्दी ऊर्जा बनाएगी। और बहुत सारे लोग जो धीमे धीमे दौड़ते हैं, शेर को देखने के बाद इतनी तेज भागना चालू कर देंगे कि तुम सोच नहीं सकते। ये ऊर्जा कहां से आ गई? कार्डियक आउटपुट बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? कार्डियक आउटपुट बढ़ा है। हार्ट बीट बढ़ी, हार्ट बीट बढ़ने से हार्ट बीट के अलावा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हुआ, वेंट्रिकल अच्छे से सिकुड़ा, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ा, हार्ट से ज्यादा ब्लड निकला, ब्लड के साथ ऑक्सीजन ग्लूकोज हर एक सेल को जल्दी जल्दी मिला, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा, ग्लाइकोलाइसिस, ऊर्जा दी, और ऊर्जा मिली भागने के लिए, भाग जाओ, स्थिति से निपटने के लिए। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ये भी एएनएस का पार्ट है।
डिक्रीजेस द हार्ट बीट, हार्ट बीट को कम करता है, शेयर चला गया, हार्ट बीट फिर से नॉर्मल कर देगा। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट, ये डिक्रीज कर देता है हार्ट बीट को, कंडक्शन की स्पीड को भी डिक्रीज करेगा और कार्डियक आउटपुट को भी कम कर देगा। वो बढ़ा रहा है सिंपैथेटिक और ये घटा रहा है बस। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में कार्डियक सेंटर से न्यूरॉन निकल के ऐसे नोड पे जाते हैं जो हार्ट बीट को घटाते हैं, कंडक्शन की स्पीड को घटाते हैं और कार्डियक आउटपुट को घटा देते हैं। एसएनएस सब बढ़ा रहा है और पीएसएनएस नॉर्मल कर रहा है। शेयर चला गया तो पीएसएनएस ने सब नॉर्मल कर दिया, पैरासिम्पैथेटिक। शेयर आया तो सिंपैथेटिक काम कर रहा है। सिंपैथेटिक मतलब तुम्हारे साथ दया कर रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही तुम्हारे साथ दया हो रही है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, दया हो रही है, सेल को ऑक्सीजन ग्लूकोज जल्दी जल्दी मिल रहा है, ऊर्जा बन रही है भागने के लिए, तुम्हें बचा रहा है, सिंपैथेटिक दया कर रहा है, सिंपैथी कहते हैं दया। जब शेर चला गया तो पैरासिम्पैथेटिक सब नॉर्मल कर देता है। सिंपैथेटिक एक और काम करता मैं बता दे रहा हूं, शायद कभी आ जाए, आंखों की पुतलियों को फैलाता भी है, हार्ट बीट को बढ़ाता है, डायलेशन ऑफ प्यूपल। अरे शेर कहां है, झाड़ी में छुपा तो नहीं, इसे से देख रहे हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, आंखों की पुतलियों को फैलाता भी है। खतरा जब आता तो पुतली ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके देखोगे, रात में जैसे आगे कहीं चुड़ैल दिख गई है तुम्हें, कहीं आगे खोल खोल के दिख रहा है, भूत दिख गया। एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स, एड्रीनालिन और एफिनेफ्रिन, ये भी हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। हार्ट बीट बढ़ेगी, वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। ये भी 2025 में मिला जुला के एक सवाल आया था 2025 में। एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन होता क्या है, ये जो हार्मोन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला, इधर देखो बस लास्ट, कार्डियक सेंटर जो कि मेडुला में, इससे निकला है एक सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, सिंपैथेटिक न्यूरॉन। सिंपैथेटिक न्यूरॉन के सिरे पर निकलती है एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन। कौन सा सिक्रीशन होता है, एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन। ये हार्ट बीट को बढ़ाते हैं और हार्ट बीट के साथ साथ ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाते हैं, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तो कह रहा है ये एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन हार्मोन है कहां के, एड्रीनल मेडुला के हार्मोन है। हमारे किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड में मेडुला और कॉर्टेक्स होता है। तो एड्रीनालिन और एफिनेफ्रिन ये कहां का हार्मोन है, एड्रीनालिन एफिनेफ्रिन या नॉर एड्रीनालिन नॉर एफिनेफ्रिन, ये एड्रीनल मेडुला के हार्मोन है। ये इन्हीं न्यूरॉन के सिरे से निकलते हैं, सिंपैथेटिक न्यूरॉन के, जो हार्ट बीट को बढ़ाते हैं और कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाएंगे, वेंट्रिकल को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। इतना कर लेना।